बाय कहानी वाला ग्रुप। दोस्तों, मैं रवि वैद लामाकान के इस मुक़द्दस प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, वेलकम करता हूँ। देखते ही देखते 2024 भी समाप्त होने जा रहा है। खट्टी मीठी यादों के साथ 2024 को विदा करते हैं और 2025 का स्वागत करने की तैयारियों में जुट जाते हैं। इस साल आपके जीवन में कई घटनाएं घटी होंगी। उनमें से कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो अपने साथ कुछ सीख, कुछ सबक छोड़कर गई होंगी। हम इन संदेशों को, इन सबक को मात्र एक घटना समझकर भूल जाएंगे, लेकिन हम में से कुछ लोग इन घटनाओं को आधार बनाकर कहानी के रूप में गूंथकर खुद के लिए तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सदा के लिए अमर कर देंगे। मेरा मानना है कि कहानी लेखन की कला हम सब में होती है। कुछ साहस करके उन्हें लिखने में सफल हो जाते हैं और अधिकांश मन में ही दबाकर रह जाते हैं। और दोस्तों, मैं शालिनी कश्यप कहानी वाला ग्रुप की ओर से आप सभी का स्वागत करते हुए प्रसन्नता से सूचित करती हूँ कि हम आपको कहानियों की दुनिया की सैर कराएंगे। अगर हम इतिहास के पन्ने को पलटें तो पाएंगे कि कहानियाँ जन्म तो तभी से हो गया था जब इंसान ने बोलना भी शुरू नहीं किया था। वह संकेतों के माध्यम से ही कहानी कह देता था। जब मनुष्य ने बोलना शुरू किया तो कहानी कहने में बहुत सुधार हुआ और ये सुधार लिपि के आविष्कार के बाद अप्रत्याशित होने लगा। अब मनुष्य के पास शब्दावली थी जो निरंतर विकसित हो रही थी। अब वह अपने लेखन शैली द्वारा अपनी भावनाओं और प्रभावशाली रूप से अभिव्यक्त करने में सक्षम था। भारत में पाश्चात्य संगीत संस्कृति के आगमन के साथ ही गद्य की अनेक विधाओं का आगमन भी हुआ। इनमें प्रमुख थी कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा वृत्तांत इत्यादि। भारतीय भाषाओं में कहानी लेखन सबसे पहले बांग्ला भाषा में शुरू हुई। बांग्ला भाषा में कहानी को गल्पो भी कहा जाता है और आज भी इस शब्द का प्रयोग कहानी के लिए किया जाता है। हम यहाँ आपको कहानी लेखन का इतिहास पढ़ाने नहीं आए हैं, बस इतना भर चाहते हैं कि साहित्य की जिस विधा का आज हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं उसका संक्षिप्त इतिहास का क्या रूप है। सन 1910 से 1960 के बीच में हिंदी कहानी का विकास जितनी तेज़ी के साथ हुआ, शायद ही किसी अन्य साहित्यिक विधा का हुआ हो। सन 1900 से लेकर 1915 तक हिंदी कहानी का पहला दौर था, जिसमें चंचलता, गुलबहार, 11 वर्ष का समय और सबसे महत्वपूर्ण कहानी चंद्रधर शर्मा जी की द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था, जहाँ से आधुनिक कहानी लेखन का प्रादुर्भाव माना जाता है। और सौभाग्यवश अभिव्यक्ति ग्रुप इस वर्ष उसने कहा था कहानी का हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल में सुनाने जा रहा है। 1915 से 1950 तक कहानी लेखन में प्रेमचंद्र शीर्ष पर रहे। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण नाम जो आते हैं वे जयशंकर प्रसाद, यशपाल, अजय तथा अश्क। पाठक को कहानी से जोड़े रखने व कहानी को रुचिकार बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व इस प्रकार है। कथा वस्तु, जिसे हम कहानी का प्लॉट भी कहते हैं, इसके अभाव में कहानी लिखना असंभव है। पात्र, कहानी का संचालन उसके पात्रों द्वारा ही किया जाता है। कहानी में जिन व्यक्तियों की बात की जाती है वही कहानी के पात्र होते हैं। चरित्र चित्रण, पात्रों के गुण दोष को उनका चित्रण ही कहा जाता है। संवाद, इसके द्वारा ही पात्रों के मनोभाव, व्यवहार का पता चलता है। देश काल व वातावरण, वास्तविकता को दर्शाने के लिए देश काल व वातावरण का प्रयोग किया जाता है। तो चलो मित्रों, अब हम अपने ग्रुप कहानी वाले से आपका परिचय कराते हैं। कहानी वाले में एक कहानी वाला, झुकी झुकी सी कमर, कमर पर एक झोला और झोले से झांकती कहानियाँ, जैसे किसी झरने से गिरता पानी। कहानी वाला ठहर जाता है, एक झुंड के सामने झोला रखता है, फिर कहानी सुनाने लगता है। एक कहानी खत्म
झोला उठाकर चला जाता है। शायद तलाश में किसी नए झुंड की एक कहानी निकलती है, झोले में नई कहानियाँ आ जाती हैं। झोला खाली ही नहीं होता, भारी होता जा रहा है। कहानी वाला फिर भी चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है। कहानी वाला आर्ट एंड थिएटर ने अपना पहला स्टोरी टेलिंग शो 2 अगस्त 2015 को यहीं लामाकान में ही किया था। सुहास जी ने पहले एकल नाटक अरुंधति का निर्देशन किया। अरुंधति को इन्होंने 2 रूपों में प्रस्तुत किया, पहला स्टोरी टेलिंग और दूसरा फ्यूजन। इसमें शो के दौरान स्केच और पोर्ट्रेट भी बनाए गए। इसके बाद एक नृत्य नाटक द्रौपदी समय साक्षी है का लेखन और निर्देशन किया गया। कहानी वाला ने मंटो की कहानी हतक की स्क्रिप्ट का लेखन भी किया, जिसे हैदराबाद में जश्न मंटो में मंचन किया गया। अन्य लिखित और निर्देशित नाटक इस प्रकार हैं: चुगलबाजियाँ और मंटो की, मेरे किरदार और परछाई इस्मत और मंटो की, जो हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल 2024 में और मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में। अब शीघ्र ही परछाई अमृता और इमरोज़ का भी मंचन किया जाएगा। हम कहानी वाला आर्ट एंड थिएटर का प्लान 2025 में पूरे वर्ष विभिन्न कार्यक्रम करने का है, जिसमें औरों की भी भागीदारी होगी। हमारा उद्देश्य कहानी में कविता को समावेश कराना भी है और कहानी घर का उद्देश्य नवलेखकों को अपनी कहानी सुनाने और स्टेज फियर से छुटकारा दिलाना भी है। कहानियों में कहानी पहली कहानी लेकर आ रही हैं नेहा सुराना भंडारी। साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री धारक, एक पैशनेट ऑयल पेंटर, लेखिका, ब्लॉगर और रंगमंच कलाकार हैं नेहा। गत वर्ष 2017 में नई दिल्ली में आयोजित मिसेस इंडिया अर्थ राष्ट्रीय मंच पर तेलंगाना राज्य को रिप्रेजेंट किया इन्होंने, और साथ ही मिसेस स्टाइलिश दीवा का खिताब भी जीता। वे 2 बच्चों की मां और एक उभरती हुई कवित्री हैं। उन्होंने उड़ान प्रदर्शन कला के साथ महिला सशक्तिकरण पर एक हिंदी स्ट्रीट नाटक किया और नृत्य फाउंडेशन हैदराबाद में एसिड अटैक विक्टिम पर एक मोनोलॉग हिंदी में प्रस्तुत किया। 2020 में उन्होंने अंडर द सन नामक हिंदी और अंग्रेज़ी में एक लघु कथाओं का संग्रह प्रकाशित किया। वे यूट्यूब चैनल एखॉस टेलर के लिए एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। वह मिसेस तेलंगाना 2018 की जूरी सदस्य भी रही हैं। इसके अलावा उनके नाम कुछ विज्ञापनों का भी योगदान है। आपकी कहानी का शीर्षक है फिर मिलांगी, एक एहसास। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू। कुछ टाइम हुआ है, कुछ समय से मैं अमृता प्रीतम को पढ़ रही हूँ। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता मैं तैनू फेर मिलांगी को पढ़ रही थी और तभी ये कहानी मेरे जहन में घर कर गई और मैंने उसे पन्ने पे उतार दिया। आज आप सबके सामने वो कहानी पढ़ना चाहूँगी। आशा करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। मैं तैनू फेर मिलांगी, ये नज़्म मेरे जहन में हिलोरे लेती रही, ना मानती ना समझती, बस मुझसे कुछ कहती रही। आज मैं फिर अमृता प्रीतम को पढ़ रही थी या समझ रही थी, कुछ कह नहीं सकती। वैसे ही बहुत कुछ याद आ रहा था जो मेरे हाथों से फिसल गया था। बात उस दौरान की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। अब तो कल्पना करते हुए भी हंसी आती है कि मैं किस तरह से सज संवर कर कॉलेज जाया करती थी। मैं कॉलेज में थी और वो फाइन आर्ट्स का विद्यार्थी था। कभी उसे कोने से देखा करती थी तो कभी वक्त क्या हुआ है से 2 बातें कर लिया करती थी। जैसे वो कहता था वैसा करने की कोशिश करती थी। सोचती थी क्या पता वो मुझे भी अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना ले, रवि वर्मा के कैनवस की तरह। क्या पता मैं भी उसके रंगों में सजूं और उसके कैनवस पे उतरूं। यही आशा थी और यही ख्वाहिश थी। फिर एक दिन उसने मुझसे पूछ ही लिया,
क्या तुम मेरी प्रेरणा बनोगी? क्या तुम मेरे लिए पोज करोगी? एक पेंटिंग बनानी है तुम्हारे लिए। मन ही मन बहुत खुश हुई थी मैं। सोचा जो चाहती थी शायद वो हो ही गया। कुछ नहीं तो 2 बातें तो होगी उसके साथ। फिर क्या था, वो जैसा कहता वैसा ही करती। वैसे ही खूबसूरत तैयार होके कॉलेज आया करती थी, वैसे ही हंसती और वैसे ही बोलती। देखते देखते उसकी पेंटिंग पूरी भी हो गई। मैंने अपनी पेंटिंग जो उसने बनाई थी देखी। देखकर काफ़ी चौंक गई थी। उससे पूछने लगी, क्या ये मैं हूँ? क्या मैं इतनी खूबसूरत भी लग सकती हूँ? वो मेरी तरफ देख के हंस पड़ा और कुछ ना बोला। फिर धीरे से मेरी आंखों में आंखें डाल के बोला, क्या तुम ज़िंदगी भर मेरी प्रेरणा बनोगी? मन तो जैसे हिलोरे ले रहा था। क्या करती, आंखें झुकाकर बस हामी भर दी। अब ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में और किसी चीज़ की चाहत नहीं है। बस उसका हाथ अपने हाथ में लिए पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिताना चाहती हूँ। दुनिया की सच्चाई से बेखबर हम दोनों ने एक दूसरी दुनिया ही बना ली थी। उसका भी यही हाल था। 19 साल की मैं और 20 साल का वो। हमारी उम्र ही क्या थी। हम दोनों जैसे एक दूसरे में खो से गए थे। कॉलेज का आखिरी दिन था। सब लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे, वापस मिलने का वायदा भी कर रहे थे। तो इसी दौरान हम सभी दोस्तों ने एक लंबी लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फ़ैसला किया। फिर क्या था, उसके साथ मैं भी उसके मोटरसाइकिल पर बैठ गई, अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखकर। धीमी धीमी सी बारिश हो रही थी। बहुत ही खुशनुमा मौसम था। हवा में एक अलग तरह की खुशबू थी। ऐसी स्वतंत्रता मैंने पहली बार महसूस की थी। और फिर क्या था, हम सब अपनी अपनी मोटरसाइकिल पे चल पड़े। खूब गाना गाते हुए, जुमले सुनाते हुए हम तेज़ रफ्तार से जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज का ये दिन, जो हमारे कॉलेज का आखिरी दिन है, जैसे कि एक सदी का अंत हो रहा है, उसको हम पूरी तरीके से सेलिब्रेट करें। अचानक हमारी यही खुशियाँ ऐसे मोड़ पर आ थमी जिससे हम सबकी ज़िंदगी बदल गई। आगे से एक तेज़ रफ्तार में ट्रक आ रहा था। उसको देखते ही हम सबका संतुलन बिगड़ गया। हमारी मोटरसाइकिल पास के एक पेड़ से टकरा गई। मैं उछलकर कहीं दूर जाकर गिरी। लहूलुहान थी मैं। आंखें बंद होने से पहले उसी का ही चेहरा देखा मैंने। उसकी भी नज़रें टकटकी लगाए मुझे ही देख रही थी। वो हाथ बढ़ाकर मुझे छूना चाहता था और बस देखते देखते मेरी आंखें बंद हो गई। अस्पताल में मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने माता पिता को अपने सिरहाने बैठे पाया। पिता की तरफ देखा और बस धीरे से सॉरी बोल दिया। पिताजी ज़ोर से रोने लगे और मेरे सर पे हाथ रखते हुए बोले, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है। पता है तू पूरे 1 महीने बाद होश में आई है। 1 महीने बाद? ये मैंने क्या सुन लिया। बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी मैं। फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए पापा से पूछा, पापा और मेरे साथी? पापा ने कहा, कुछ तो अभी भी कोमा में है और कुछ की तो हम सबको छोड़ के चले गए। तू जिसके साथ बैठी थी ना, उसकी तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मेरी माँ ने मेरी तरफ सहानुभूति की तरह देखते हुए कहा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। बोलने को भी न बनता था। आंसू जैसे आंखों में ही रह गए। मैंने अपनी आंखें बंद करी और उसी का चेहरा सामने आया। क्या तुम मेरा साथ दोगी? ज़िंदगी भर मेरा हाथ पकड़ोगी? कैसे चले गए तुम मुझे ऐसे छोड़कर? कैसे? जब आंखें खोली तो कोई ना था। उसको मेरी नज़रें ढूंढ रही थी
और फिर अचानक मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। पापा ने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने गले से लगा लिया। आज इस बात को 20 साल हो चले हैं। मैं अब एक सशक्त लेखिका बन गई हूँ। वो जिसे अपनी प्रेरणा बुलाता था, वो पेंटिंग आज मेरे कमरे में टंगी है। उस लड़की जैसी तो नहीं लगती हूँ मैं, पर फिर भी वैसी ही हूँ। कभी खुद को आईने में देखती हूँ, कभी उस पेंटिंग को। अपनी बालों की चांदनी से छुपाती हूँ और अपने चेहरे की झुर्रियाँ भी दबाती हूँ। बहुत खूबसूरत तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी खूबसूरती ही महसूस करती हूँ। खुद को उसकी नज़रों से देखने की आदत जो पड़ गई है। आज भी उसकी मुस्कुराहटें, उसकी बातें, उसकी मेरी तरफ देखना याद आता है और मेरे दिल को जैसे झंझोड़ देता है। उसके शब्दों में मैं जिस तरह से सजा करती थी, आज भी मैं खुद को वैसे ही सजाने की कोशिश करती हूँ। सोचती हूँ ये उसी के ही प्रोत्साहन का नतीजा था जो मैं आज एक सशक्त महिला, सशक्त लेखिका बन पाई हूँ। पूरी दुनिया घूमी हूँ, ख्याति प्राप्त की है, पर देखा जाए तो मन में आज भी उसकी 19 साल की प्रेमिका ही हूँ, जो उसके कहने पर शर्मा जाती थी और उसके कहने पर सारी ज़िंदगी उसके साथ रहने का वायदा कर जाती थी। ना जाने कैसे 2 कदमों का फासला इतना लंबा हो गया। हमारे बीच धरती अंबर सी दूरी छा गई। ये दूरी शायद तेरे कैनवस पर आकर थमे। शायद मैं फिर से उस लाल रंग में तुझसे मिलूं, जिस रंग में तू मुझे सजाया करता था। वो लाल रंग आज भी मेरे गालों में छुपा है, यादों की सिलवटों में कहीं दबा है। मिलूँगी मैं तुझसे एक दिन, वापस फिर से ज़रूर मिलूँगी। इस जन्म में ना सही, कहीं और किसी जन्म में। वो बारिश की बूंदें जब तेरी खामोशी कलमे पड़ जाया करती थी और तेरी आंखें मुझे संवारा करती थी। वो बारिश की बूंदें जब हमारे हाथ भिगोया करती थी, और किसी पे हो या ना हो, उन बूंदों पर तो मेरा हक है और हमेशा रहेगा। मेरे हाथों में भिगोया कर शायद वैसी बूंद बनकर मैं कभी तेरे कैनवस पे फिर मिलूं। इस जन्म में ना सही, किसी और जन्म में। ख्वाहिशें तो बहुत है मन में, छूना चाहती हूँ तुझे, पाना चाहती हूँ तुझे, देखना चाहती हूँ तुझे, पर ये ज़िंदगी साथ नहीं देती। बस अपने हृदय से ही तुझे छू लेती हूँ, पर ना जाने कब, पता नहीं कैसे, मैं तैनू एक बार फिर मिलांगी, ज़रूर मिलांगी। धन्यवाद। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक डेट से एक डेट में बदलती रहूँगी, ध्यान से सुनिएगा। अक्टूबर 2023, सुहास भटनागर जी जो इतना अच्छा लिखते हैं, मुझे मालूम था, उससे कुछ बरसों से मैं उनसे मिलती रही। वो इतना अच्छा लिखते हैं, कवि हैं। तो उन्होंने कहा कि एक स्क्रिप्ट है जो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें। तो मैंने सोचा होगा कुछ मेरे लिए। इतने सालों के बाद उनको कुछ ऐसा मिला होगा, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा होगा जो मैं भी पढ़ सकती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा बिल्कुल मैं पढ़ूँगी। तो ये मेरे सामने बैठे थे और स्क्रिप्ट मैं पढ़ने लगी। तकरीबन मैं बोल सकती हूँ आपको 3 हिस्से का 2 हिस्सा मैं पढ़ चुकी थी। फिर जो मैं पढ़ने लगी उसके बाद का पन्ना, मेरा रिएक्शन था ओ माय गॉड। सुहास जी को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा क्या हुआ? वो दाएं बाएं सब तरफ देखने लगे
क्या हो गया, कुछ गिरा क्या, कुछ आया क्या, कुछ चूहा वगैरह कुछ हुआ? तो मैं बोली नहीं, ये बातें आपने कैसे लिख दिया? तो उन्होंने कहा क्या है बात? तो चलिए अब चलते हैं 1966। I was in 2023. I'm taking you back to 1966 and I'll tell you why, what happened. 1966 की बात है, अक्टूबर का महीना है, 12 अक्टूबर। मुझे याद तो रहना नहीं चाहिए बट याद आ गया। I was in school. ये मेरे बाबा के आर्मी क्वार्टर में बरामदे में हम बैठे थे, मैं तो बैठी नहीं थी। मम्मी डैडी बैठे थे, मेरे नाना जी आए हुए थे। मेज़ पर डेक्कन क्रॉनिकल, दैट वाज द ओनली गुड इंग्लिश पेपर, सो वी ऑल रेड द डेक्कन क्रॉनिकल। उसमें देयर वाज दिस न्यूज़, दिलीप कुमार वेड्स सारा बानो। They married on 11th and the date was 12th October, newspaper. मैं क्या कर रही थी? I was only in school. I was playing with my Alsatian, whom I referred to as my brother, and we were both busy playing. The moment my father saw that news in the newspaper, he sat down to relate a very interesting story. और वो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि वो स्टोरी के साथ सुहास जी का स्क्रिप्ट का क्या संबंध है। 1966 2023 डैडी ने जब शुरू किया, मैं सुन रही हूँ, मुझे सुनना नहीं चाहिए बट मैं ध्यान से सुनने लगी। दिलीप कुमार, सारा बानो, कुछ तो बात होगी, तो मैं सुनने लगी। तो तब अभी नाउ लेट मी टेक यू टू अनदर ईयर 1942। डैडी जब मम्मी से और नाना जी से बता रहे थे, ये बता रहे थे 1942 में उन्होंने मेडिसिन पास करके फिर फ़ौज में ज्वाइन करने का सोचा, तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन किया एज अ डॉक्टर इन स्क्वाड्रन 1, फर्स्ट स्क्वाड्रन। उनका तबादला कहाँ हुआ है? देखिए, देयर 5 प्लेसेस इन व्हाट इज़ नाउ पाकिस्तान। तो आप सुन लीजिए, द प्लेसेस वेयर ही वॉज पोस्टेड राइट इन 1942। मरी बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। कोहाट, लोअर टोपा, पेशावर, रावलपिंडी, ये 5 जगह में वो 5 साल तक रहे। और हमारा जो घर था यानी कि बंगाल में, कलकत्ता भी नहीं, ये था बालूरघाट, क्लोज टू द प्रेजेंट बांग्लादेश बॉर्डर। बहुत दूर जाना पड़ता था उनको छुट्टी पर। तो 1942 में तो उन्होंने ज्वाइन किया, 43 में गए होंगे छुट्टी पर। अब मैं 44 में का सुनाती हूँ। अब उनका एक बहुत ख़ास दोस्त हुआ करता था बम्बई में, आप सब पहचानेंगे, दादा मुनी। आपको मालूम है दादा मुनी को किसको कहा जाता था? अशोक कुमार। अब वो दोस्त कैसे बने वो कहानी मैं आज नहीं सुनाऊंगी, फिर कभी। लेकिन उन्होंने कहा कि जब कभी, मेरे फादर का नाम था संतोष, तो जब कभी छुट्टी पर जाया करता है तू इधर ठहर जा मेरे पास एक 5-7 दिन। ठीक है, मैं ठहर जाता हूँ। तो दादा मुनि ने कहा कि मेरी शूटिंग चल रही है इन दिनों में और मैं चाहूँगा कि तू मेरे साथ शूटिंग देखने आ जा। तो डैडी ने कभी देखा नहीं था, उनको लगा बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं शूटिंग देखने चला जाता हूँ। चलिए, अब आपको ये तो पता होगा कि एक बॉम्बे टॉकीज़ होता था, वेरी फेमस स्टूडियो ओन्ड बाय हिमांशु राय एंड देविका रानी। हिमांशु राय की डेथ हो गई 1940 में।
ये सब कुछ बता रहे हैं, आप सुनिए। ये सुहास जी के स्क्रिप्ट के कारण मुझे सब याद आया। 1966 और 2023 के बीच में कोई बात नहीं हुई, कभी नहीं बात हुई, लेकिन इनके स्क्रिप्ट से मुझे सब कुछ याद आ गया। तो क्या हुआ कि ये बॉम्बे टॉकीज़ बंद होने से बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को एक स्टूडियो की ज़रूरत थी। तब शशधर मुखर्जी, यानी कि एस मुखर्जी, शशधर मुखर्जी, काजोल, तनिषा इनके दादाजी, ज्ञान मुखर्जी एक डायरेक्टर, अशोक कुमार जो कि शशधर मुखर्जी के साले साहब थे, अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार शशधर मुखर्जी साहब के साले साहब, और शशधर मुखर्जी की वाइफ श्रुति रानी, यानी कि काजोल की दादी जी। अच्छा, तो ये हो गए शशधर मुखर्जी, ज्ञान मुखर्जी, अशोक कुमार, और एक और साहब हुआ करते थे, राय बहादुर चुनीलाल। वो थे मदन मोहन म्यूज़िक डायरेक्टर के फादर। तो ये चारों मिलकर एक नया स्टूडियो खोला जिसका नाम फिल्मिस्तान। फिल्मिस्तान स्टूडियो में ये फिल्म शूटिंग हो रही थी। अशोक कुमार के साथ मेरे डैडी भी गए। स्क्रिप्ट राइटर सादत हसन मंटो, साथ में इस्मत चुगताई भी काफ़ी कुछ लिखा करती थी, और हीरो तो अशोक कुमार, और हीरोइन परी चेहरा नसीम बानो। नसीम बानो कौन थी? सहरा बानो की मदर। तो लंच टाइम तक मेरे डैडी ने फर्स्ट टाइम ये देखा। ये देख कर के काफ़ी बोर हुए, शूटिंग देख कर के। 2 ही लाइनें वो 3 घंटे से बोल रहे थे। उन्होंने सोचा था बहुत कुछ ख़ास चीज़ देखने गए थे, लेकिन बहुत बोर हुए। साथ वाले रूम में चले गए। एक नैनी एक छोटी बच्ची को लेकर टहल रही थी। डैडी क्योंकि डॉक्टर थे, सो इवन एज अ मैन ही न्यू हाउ टू कैरी दैट लिटिल बेबी। तो वो बेबी को लेकर थोड़ी देर घूम लिए। सहरा बानू, चलो। तो ये वाली बात बताया डैडी ने मम्मी और नाना जी से। तो वो हो गई बात। तो फिर उसके बाद मैं चलती हूँ इनके स्क्रिप्ट के तरफ। कैन यू बिलीव दिस? वो बात जो मैं 1966 में सुनी डैडी को कहते हुए, 2023 में ये सारे किरदार इनके स्क्रिप्ट में थे। फिल्म भी वही, चल चल रे नौजवान। आप गूगल करके देखिएगा। 1944 Sarah Banu was born. 1966 she got married. She was 22 and Dilip Kumar was 44. एकदम सच। तो I was so startled क्योंकि ये स्क्रिप्ट अगर किसी और को दिया जाता, वो तो नहीं कहती ना, और वो पहचानती भी नहीं। ठीक है, स्क्रिप्ट है, पढ़ देती है कि नहीं। लेकिन आई नेवर एक्सपेक्टेड कि जो मैं डैडी से सुनी 1966 में, मैं सुनी क्या, मुझे थोड़ी सुना रहे थे, लेकिन मैं सुन ली। और 2023 में सुहास जी के स्क्रिप्ट में वही फिल्म और वही किरदार का जिक्र। तो I had to say, oh my God, I haven't finished my story. I have 2 more stories. So this ends, and that is बाबा। माँ की स्टोरी मुझे आपको बताना पड़ेगा। ये 1945 की बात है। 1945 की बात है, December 1945। गांधी जी had gone to Calcutta एंड वो नेताजी भवन में ठहरे हुए थे। नेताजी भवन की बात मैं इसलिए कहूँगी कि नेताजी के बड़े भाई मेरे नाना जी के मौसा थे, यानी कि मासी के हस्बैंड। तो गांधी जी तो आते ही थे, और ये मैं बता रही हूँ 1945 के अगस्त में नेताजी की डेथ हो गई थी, और ये 1945 दिसंबर।
तो गांधी जी आएंगे सुन के नाना जी मेरी मम्मी जो स्कूल में थी और उनकी छोटी बहन दोनों को लेकर के वो नेताजी भवन जा रहे थे और एक ऑटोग्राफ बुक लेकर, क्या गांधी जी का ऑटोग्राफ लेना है। और क्योंकि वो कज़िन्स थे तो नज़दीक तो जाना ही था उनको, तो ये दोनों बहनें अपने फादर के साथ पहुंच गए। तो वहाँ पहुँचे तो मेरे नाना जी ने मम्मी से कहा कि ये ऑटोग्राफ बुक है, ये 5 रुपए का कॉइन है, ये आपको देना पड़ेगा गांधी जी को। उस समय वो 12 साल की कुछ थी, वो ज़ोर से बोली मैं 5 रुपए गांधी जी को नहीं दूंगी। सो देन नाना जी ने कहा ऐसा नहीं कहते, दे देना। क्यों लेंगे, आप तो कहते हो बहुत बड़े आदमी हैं, 5 रुपया क्यों लेंगे? नहीं वो उनको देना पड़ता है। तो वो ज़िद करने लगी, बिल्कुल ही नहीं सुन रही थी। बाद में मान गई, चली गई, और उनको हिंदी भी नहीं आती थी, इंग्लिश भी नहीं। तो बंगाली में गांधी जी से कहा আমাকে অটোগ্রাফ দাও, তোমার অটোগ্রাফ দাও, আমি তোমায় 5 টাকা দেবো না। आई विल नॉट गिव यू 5 रुपीज़, यू गिव मी द ऑटोग्राफ। तो गांधी जी ने कहा ये मैं एकदम वही कह रही हूँ जो नाना जी ने बताया। तो नाना जी वॉज एक्सट्रीमली शॉक्ड दैट दिस गर्ल इज़ टॉकिंग लाइक दिस टू गांधी जी। Again, Gandhi ji, of course, understood she doesn't want to give the 5 rupees. She again said, आप तो बड़े, मतलब बंगाली में, तुम्हें तो अनेक बड़ो लोग, तुम्हें 5 টাকা কেন চাইছো? So he said, मेरे हरिजन फंड के लिए। पता नहीं उनको क्या समझ में आया। फिर उनकी जो छोटी बहन थी वो ज़िद करने लगी, मेरे को दे दे, मैं दे के ऑटोग्राफ जल्दी से ले लेती हूँ। तो ये हुआ। फिर फाइनली पता नहीं क्यों ऑटोग्राफ नहीं मिलने के डर से वो दे भी दी और ऑटोग्राफ तो मिल गया, बिल्कुल मिला। उसमें बहुत 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 बड़े बड़े लोगों के ऑटोग्राफ्स है। और फिर मेरे नाना जी को मतलब इतनी शर्म आई कि ये दोनों बच्चियां ऐसे बात कर रहे थे गांधी जी के सामने। वो दोनों को लेकर गांधी जी की बात भी नहीं सुने और जल्दी से वहाँ से निकल गए। तो ये हुई दूसरी। और तीसरी छोटी सी है, वो है मैं। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया गड़बड़। ये आप 2020 में काफ़ी सुन रहे थे आप कि ये फिल्म आ रही है शकुंतला देवी पर। शकुंतला देवी आपको सब मालूम है, द ह्यूमन कंप्यूटर। तो मैंने तो आई डिडंट गिव इट एनी इम्पोर्टेंस। क्यों, ये मैं बताती हूँ। विद्या बालन फॉर शकुंतला देवी जज नहीं रही थी। मैंने कहा शी इज़ टू गुड, टू ब्यूटिफुल, टू एवरीथिंग, नॉट मेंट टू प्ले द रोल ऑफ शकुंतला देवी। चलिए कुछ भी हो। नाउ आई टेक यू टू मिड 1960s। मैं कलकत्ते में स्कूल में पढ़ रही थी। मेरे डैडी बॉर्डर पर थे, वहाँ हम जा नहीं सकते थे। नाना नानी के पास मैं और मम्मी थी। स्कूल में मैं उधर पढ़ रही थी। वो हमारे स्कूल जनवरी टू दिसंबर हुआ करता था। और पूरे साल के बाद नेक्स्ट ईयर फरवरी के महीने में कुछ ऐसा जो पिछले साल का जो प्राइजेज़ होता है वो दिया जाता था। तो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें पता चला, नोटिस बोर्ड में आया था कि जो चीफ़ गेस्ट है, हर साल एक चीफ़ गेस्ट होती थी या होता था, और वो थी शकुंतला देवी। कंप्यूटर के बारे में तो हमको पता नहीं था, लेकिन शकुंतला देवी क्या है वो हमने सुना हुआ था। टीवी तो था नहीं, इसलिए देखा नहीं था। और फिर जब दिन आया हम लोग बहुत खुश थे। क्लास 10 और 11 की स्टूडेंट्स और मैथ्स टीचर्स बहुत बड़े बड़े भारी भरकम सब पता नहीं क्या क्या मल्टीप्लिकेशंस डिविजन्स तैयार करके रखे बोर्ड पर। वो आई, कुछ बोली, उसके बाद एक बोर्ड पर नहीं, वो लोग उन्होंने तो पेपर पे लिख के रखा, बोर्ड पर वो एक एक नंबर देते गए। वो नंबर्स लिख रही हैं और जैसे ही ख़त्म होता है जवाब दे रही है। ऐसे 10-12 ऐसे हो गए। हम लोग तो बस कुछ हमको समझ में नहीं आया। वी डिड नो व्हाट कंप्यूटर वाज। आई एम टॉकिंग अबाउट द 1960s। उसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आया।
क्लास 3 से लेकर के शुरू हुआ, मेरी क्लास आए तक मुझे मिला जनरल प्रोफिशिएंसी 1, और साथ में उस साल एक्सेप्ट 1 सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट्स, तो ऑल सब्जेक्ट्स का वो दे रही थी। मैं पहले ही घबरा रही थी कि उनके हाथ से ले रही हूँ। आई वॉज रियली ट्रेम्बलिंग एंड देन आई टुक द प्राइजेस। और उन्होंने एक ही बात कही, जनरल प्रोफिशिएंसी 1 इंग्लिश, बंगाली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, आर्ट एंड नीडल वर्क। सो उन्होंने कहा इवन आर्ट एंड नीडल वर्क बोल के उन्होंने प्राइज़ हाथ में दिया। आई डिडंट नो व्हाट हैपेंड, बट दैट एक्सपीरियंस आई कैन नेवर फॉरगेट. I saw Shakuntala Devi for myself. So this film didn't have any relevance to me. Thank you so much. I took a little time, but I wanted to say this to all of you. Thank you.